आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वाइलो कोकरनाग में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जारी झड़प में 3 मिलिटेंटों की हलाकत की खबर मौसूल हो रही है। शेखपुरा वाइलो इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और आज अल सुबह जब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। जबकि गोलियों के तबादले पहले एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है और अब जो खबर मिल पा रही है कि तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ताहम अभी भी वहां पर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन फोर्सेस की जानिब से जारी है। शेखपुरा वाइलो कोकरनाग इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और आज अल सुबह तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। गोलियों के तबादले में 3 मिलिटेंटों के हलाकत की खबर मौसूल हो रही है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाइलो कोकरनाग में ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तीनों मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। फिलहाल इस हवाले से पुलिस की जानिब से अगर ट्वीट नहीं किया गया है, तस्दीक नहीं हुए, तमाम ज़राए के हवाले से खबर मिल पा रही है कि इलाके में मौजूद तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। शेखपुरा वाइलो कोकरनाग इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। ताज़ा तस्वीरें वाइलो कोकरनाग इलाके से, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान आज अल सुबह ही झड़प शुरू हुई है। एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंट थे, जिसके बाद ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कोकरनाग अपने नुमाइंदे पीर मुजफ्फर के पास। मुजफ्फर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि तीनों मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? जी गौहर, मैं आपको बताना चाहूंगा, देर रात से ही सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली। शेखपुरा वाइलो कोकरनाग में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हुए एक मकान में, लेकिन अल सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे मुहासरा किया और उस मकान तक उनकी रसाई हुई जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हुए थे। अगरचे सुबह सवेरे रिटेलिएशन हुई, जो एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट हुआ और वो बिलो का आखिर वो कॉन्टैक्ट एनकाउंटर में तब्दील हुआ, तो यहाँ पे जो एनकाउंटर वो तब्दील हुआ, यहाँ पे अगर बताना चाहूंगा बिल्कुल एनकाउंटर साइट के नजदीक हम मौजूद है। यहाँ पे जितने भी एंटर और एग्जिट पॉइंट को सील किया गया है और साथ ही और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शेखपुरा है, शेखपुरा के बिल्कुल नजदीक हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस मकान को तबाह किया है जिसमें ये तीनों मिलिटेंट छुपे बैठे हुए थे। अभी भी हमारे पास एक तफसीलात आ रही है जो कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया है कि 3 मिलिटेंट्स को यहाँ पे मार गिराया गया है। लेकिन इस वक्त अगर मैं बताऊं कि जो ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यही कोशिश की थी, एक तो जो लोकल मुजफ्फर आपसे जानना चाहेंगे इस हवाले से तफसीलात क्या पुलिस की जानिब से की गई हैं कि ये जो मिलिटेंट वहां पे हलाक हुए हैं उनका किस तंजीम से उनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ क्या ये मकामी और किस इलाके से इनका ताल्लुक है? जी गौहर, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक इस हवाले से कोई पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो है जो हमारे पास तफसीलात है, जो हमारे पास वसूल जरा है, उनसे पता चला है कि एक मिलिटेंट इसमें लोकल भी हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कोशिश की थी, जो हमें तफसीलात मिली थी कि जो मिलिटेंट अंदर थे उनको सरेंडर करने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन मिलिटेंट्स ने सरेंडर जो पेशकश थी उसको ठुकराया और बिलाकर जो एनकाउंटर यहाँ पे जारी था, इस वक्त यही एनकाउंटर यहाँ पे इस वक्त कंक्लूड हुआ है और सिक्योरिटी फोर्स इस वक्त अंदर जा रही है कि जो अंदर
डेड बॉडीज है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये इलाका है इसको पूरी तरह सील किया गया है, रिस्पेक्ट की गई है हर एक मोमेंट को। और जो ये रहायशी इलाका है जहाँ पे ये मकान है, इसके अगल बगल में जो बाकी मकान थे उनको पहले ही एडवाइस किया गया था सुबह से कि आप बाहर मत निकले। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसी मकान पे अपना फोकस जारी रखा जिसमें ये मिलिटेंट छुपे बैठे हुए थे। लग रहा था कि शायद काफी देर तक ये एनकाउंटर यहाँ पे जारी रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे जल्द ही जल्द इस एनकाउंटर को यहाँ पे खत्म किया। और जो अभी तक तफसीलात है जरा के मुताबिक तीनों मिलिटेंट्स यहाँ पे मार गिराए गए हैं। जी गौहर, मुजफ्फर जरा ये बताएगा कि क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तीनों बॉडीज को रिकवर किया गया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी गौहर, मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उस मकान के नजदीक जा रहे हैं जहाँ पे ये मिलिटेंट छुपे बैठे थे। और कोशिश यही की जा रही है कि जो यहाँ पे सिविलियन है उनको किसी किस्म का जिया न पहुंचे। आपको पता है कि अक्सर बेशतर देखा जा रहा है जब एनकाउंटर खत्म होते हैं तो वहाँ पे कोई बारूद होता है जो अल्लाह न करे फिर वहाँ पे फंस जाता है और लोगों को वहाँ पे नुकसान होता है। इसी पस मंजर में यहाँ पर पहले एडवाइजरी जारी की गई जो सुबह से पुलिस की जानिब से कि किसी सिविलियन को एनकाउंटर की साइट एनकाउंटर जो साइट है उसकी तरफ जाने के लिए उनको रोका गया है। और यहाँ पे जो इस वक्त मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस उसी मकान के पास वक्त जा रहे हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स है उनकी डेड बॉडी रिकवर करने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जा रहा है तो ये एनकाउंटर यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं चला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कोशिश की एनकाउंटर को यहाँ पे मुख्तर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर आपका। ये थे कोकरनाग से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर तफसीलात फराम कर रहे हैं। शेखपुरा वाइलू कोकरनाग इलाके में आज सुबह फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है जिसमें 3 मिलिटेंट अभी तक जो है हलाक हो चुके हैं। ताहम फोर्सेज की जानिब से उस रिहायशी मकान जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन बॉडी जो है वहां पर मिलिटेंट को उनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के अहाते में आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात मस्जिद अक्सा के अहाते की मगरबी जानिब दरख्तों में आग लग गई है जिसके बाद मस्जिद से बुलंद होते शोले दूर दूर तक देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस और फलस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बायस दरख्त को आग लगी। इस दौरान मगरबी दीवार पर मौजूद इजरायलियों की बड़ी तादाद यरूशलेम डे फ्लैग मार्च के मौके पर इजरायली परचम उठाए मौजूद थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मस्जिद अक्सा के अहाते में लगी आग का धुआं देखकर वहां मौजूद इजरायली जश्न मना रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता कई रोज से इजरायली अफवाज की जानिब से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में नमाजों पर मुसलसल क्रैकडाउन किया जा रहा है जिसके बाद सूरत हाल कशीदा है जबकि झड़पों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इधर फलस्तीन के शिद्दत पसंदों ने यरूशलेम में फलस्तीनियों के साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का बदला लेने के लिए गुज़श्ता रात गजा की पट्टी से यरूशलेम और जनूबी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं जबकि दूसरी जानिब इजराइल ने गजा में फिजाई हमले किए हैं। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इजराइल की बदतरीन जनूबी जवाबी कार्रवाई में कम अज कम 20 फलस्तीनी जाँ बाक हुए हैं जिनमें 9 बच्चे भी शामिल है। ताहम इजरायली फौज की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की जानिब से इजराइल को दिए जाने वाली अल्टीमेटम का वक्त खत्म होते ही यरूशलेम में सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। गजा पर कंट्रोल रखने वाले ग्रुप हमास ने इजराइल को अल्टीमेटम दिया था कि वो अक्सा और यरूशलेम से शाम 6 बजे तक अपनी फौजें निकाले। डेडलाइन पूरी होने के चंद मिनट बाद सायरन बजटे और बहुत सी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। इजरायली फौज की जानिब से ऐलान किया गया है कि अपनी बड़ी एक्सरसाइज मुअत्तल कर रहा है। कबल इजराइल ने मशरिकी वस्ता की जंग में 1967 में यरूशलेम के कुछ हिस्सों पर कब्जे की सालगिरह मनाई। ताहम अक्सा में इसमें रुकावट डालने पर सैकड़ों फलस्तीनियों पर इजराइल पुलिस की जानिब से आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। फलस्तीन की हिलाल अहमद सोसाइटी का कहना है कि कम से कम 305 फलस्तीनी जख्मी हुए और इनमें से 228 को अस्पताल ले जाया गया जिनमें से बहुत सारे तशवीशनाक हालत में थी। पुलिस का कहना है कि 21 एहलकार भी ताजा झड़पों में जख्मी हुए। यरूशलेम में होने वाले हालिया
झड़पों की वजह से आलमी सतह पर तशवीश पैदा हो गई है कि ये किसी बड़े मुसल्लह तसादुम का सबब न बन जाए। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर जोर दिया कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों के पुरअमन एहतजाज का एहतराम और तहम्मुल का मुजाहरा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मकबूजा मशरिकी बैतुल मुक़द्दस में मुसलसल कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि एंटोनियो गुटेरेस ने शेख जरा और सलमान को इलाकों से फलस्तीनी खानदानों की मुमकिन बेदखली पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। Council members heard an update on the situation in occupied East Jerusalem from the UN Special Coordinator Tor Vannesland. As for the situation on the ground, a number of you have been asking me before the briefing, and I can tell you that the Secretary General is following with deep concern the latest security developments, which risk triggering yet another dangerous escalation leading to further violence and loss of lives. He condemns in the strongest terms the launching of rockets from Gaza into Israel, which have reportedly been claimed by Hamas, particularly the targeting of civilian population centers. He urges all parties to exercise maximum restraint. The Special Coordinator, Mr. Vannesland, is working closely with all concerned parties to restore calm. His office is monitoring the situation closely. And as you will have seen in a statement that we issued last night, the Secretary General expressed his deep concern over the continuing violence in occupied East Jerusalem, as well as the possible eviction of Palestinian families from their homes in the Sheikh Jarrah and Silwan neighborhoods. He urges Israel to cease demolitions and evictions in line with obligations under international humanitarian and international human rights law. Israel authorities must exercise maximum restraint and respect the right of freedom of peaceful assembly. All leaders have a responsibility to act against extremists and to speak out against all acts of violence and incitement. The Secretary General urges that the status quo of the holy sites be upheld and respected. Council members heard an update on the situation in occupied East Jerusalem from the UN Special Coordinator, Tor Vannesland. As for the situation on the ground, a number of you have been asking me before the briefing, and I can... आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की जो किस्म फैल रही है वो इंतहाई खतरनाक है और बहुत तेजी से मुंतकिल होने की सलाहियत रखती है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से कहा गया है कि वायरस की इस किस्म की दर्जाबंदी तशवीशनाक किस्म के तौर पर हुई है। आलमी इदारे सेहत की ओहदेदार मारिया करखोफ ने कहा है कि B1617 नामी कोरोना की ये किस्म गुज़श्ता साल अक्टूबर को भारत में सामने आई थी, जो बहुत आसानी से मुंतकिल होती है। उनका कहना था कि इसको आलमी सतह पर इंतहाई तशवीशनाक किस्म करार दे रहे हैं। With our virus evolution working group and our epi teams and our lab teams internally, there is some available information to suggest increased transmissibility of B1617. There is a preprint that is out, so this is a paper that has not undergone peer review, and it's on a limited number of patients, suggesting that there is some reduced neutralization, and as such we are classifying this as a variant of concern at the global level. What we know now is that the vaccines work, the diagnostics work, the same treatments that are used for the regular virus work, so there's really no need to change any of those, and in fact there should be, people should go ahead and get whatever vaccine is available to them and that they're eligible for. Globally, we're now seeing a platoon in the number of COVID-19 cases and deaths, with declines in most regions, including the Americas and Europe, the two worst affected regions. But it is an unacceptably high plateau, with more than 5.4 million reported cases and almost 90,000 deaths last week. We're still in a perilous situation. The spread of variants, increased social mixing, the relaxation of public health and social measures, and inequitable vaccination
are all driving transmission. Yes, vaccines are reducing severe disease and deaths in countries that are fortunate enough to have them in sufficient quantities. And early results suggest that vaccines might also drive down transmission. The shocking global disparity in access to vaccines remains one of the biggest risks to ending the pandemic. High and upper middle income countries represent 53% of the world's population, but have received 83% of the world's vaccines. By contrast, low and lower middle income countries account for 47% of the world's population, but have received just 17% of the world's vaccines. To end this pandemic, the only choice we have is cooperation. Vaccine diplomacy is not cooperation. It's actually a geopolitical maneuvering. So it's the clear and clean cooperation that can help us to end this pandemic. I don't think this is really something that... इधर दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और हर रोज दुनिया भर में मस्बत मामलों के साथ साथ अमवात की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ताहम भारत में गुज़श्ता 2 रोज से 4 लाख से कम कोरोना केसेस सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,29,942 मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,29,92,517 हो गई है। इस दौरान 3,56,082 मरीजों को अस्पतालों से रुखसत भी किया गया है और मुल्क में अब तक 1,90,27,304 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मुल्क में सरगर्म मामलात की तादाद 37,15,221 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,876 मरीजों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की मजमूई तादाद 2,49,992 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,614 मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें 1,496 जम्मू जबकि 2,118 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को मद्देनजर रखते हुए शाही इमाम फतेहपुरी मस्जिद डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने अवाम से अपील की है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईद उल फितर की नमाज घरों में ही अदा की जाए। आजकल कोरोना बीमारी की दूसरी लहर चल रही है और रोज ही बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। भारत में रोज 4 लाख के करीब नए मामले सामने आते हैं और हजारों लोगों की मौत वाक़ हो रही है। हालांकि मौत का वक्त तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है और हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का कहना है और माहिरीन का कहना है कि ये लहर अभी और तेज़ी इख्तियार करेगी और इसमें और भी ज्यादा तबाही आ सकती है। इसी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इन हालात में बहुत ज्यादा एहतियात करें और बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। चूंकि रमजान शरीफ में हम सब लोगों ने इबादत की, लेकिन घरों में रहकर इबादत की और पिछले साल आपको याद होगा कि लॉकडाउन था और ईद की नमाज भी सबने घरों में ही अदा की थी। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि इन हालात में चूंकि उज़्र मौजूद है और बीमारी का डर मौजूद है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, लिहाजा मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ईद वाले दिन भी मस्जिदों की तरफ ना आए बल्कि घरों में ही इबादत करें। हमारी शरीयत में इसकी इजाजत मौजूद है। जो लोग मस्जिद में ईद की नमाज अदा न कर सकें वो ईद के दिन सुबह के वक्त 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द,
اور اللہ تعالی سے دعا کریں، صدقہ فطر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں. خاص کر جو لوگ کورونا بیماری میں مبتلا ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، دل کھول کر زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی شریعت میں ہر چیز کی اجازت ہے، لہذا میں پھر یہی اپیل کروں گا کہ احتیاط سے کام لیں، اس بیماری کے لیے کوئی بھی خطرہ مول نہ لیں اور گھروں میں ہی رہ کر. ضلع سری نگر میں کورونا کرفیو کے دوران ڈھیل دیے جانے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سری نگر کا کہنا ہے کہ کورونا کرفیو 17 مئی تک برابر جاری رہے گا اور کووڈ کے پیش نظر کرفیو میں کوئی نرمی نہیں دی جائے گی. مزید تفصیلات دے رہے ہیں سری نگر سے سعید عرفان فاضل. اس کے قہر کو روکنے کے لیے سرکار کی طرف سے اقدامات تو اٹھائے جا رہے اور زمینی سطح پر لاک ڈاؤن بھی دکھائی دے رہا اور لاک ڈاؤن کا دوسرا فیز بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. مگر کل رات سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ خبریں گشت کر رہی تھی. افواہوں پر زیادہ دھیان نہیں دینا ہے کیونکہ افواہیں جو ہے حالات خراب کر سکتی ہے. جبکہ لاک ڈاؤن کو لے کر بات کریں تو مکمل لاک ڈاؤن، مگر آج صبح جو خبریں گشت کر رہی تھی، ریومرز گشت کر رہے تھے کہ آج صبح شاید 8 بجے سے لے کر دن کے 12 بجے تک پارشلی لاک ڈاؤن، یعنی پارشلی اگر دیکھا جائے دکانوں کو، بازاروں کو کھول دیا جائے گا. مگر اس بات کو واضح طور پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کلیئر کر دیا ہے اور خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن نے کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی. اس بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینی سطح پر لاک ڈاؤن مکمل طور پر لگا ہوا ہے، چپے چپے پر سیکیورٹی تعینات ہے اور کورونا وائرس کی اس مہاماری کو روکنے کے لیے لوگ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ گھروں میں ہی بیٹھنا ضروری ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے چین آگے بڑھ رہی تھی، 5000 کا آنکڑا بھی پار ہوا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ جب لوگ گھروں میں ہی بیٹھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے کیسز کی تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب دیکھنے والی بات ضرور ہوگی کہ آگے یہ لاک ڈاؤن جس طریقے سے اثر کر رہا ہے، اس کا اثر خاص طور پہ زمینی سطح پر کیسا دکھائی دے گا. امید تو سبھی لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایک نہ ایک دن چین ضرور بریک ہوگی. ود ویڈیو جرنلسٹ سمیر وانی کے ساتھ سعید عرفان فاضل، گلستان نیوز، سری نگر، کشمیر. ادھر جنوبی ضلع پلوامہ کے متریگام علاقے میں غیر ریاستی مزدور کورونا وائرس کی وجہ سے فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں. مزدوروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں، جبکہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہ ہی پیسے اور نہ ہی کوئی انتظام ہے. انہوں نے اب انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے. ہم دکان سے لاتے تھے، وہ دکان والے بھی نہیں دیتے ہیں ادھار، اس کے پاس ہے ہی نہیں. تھوڑا وہ اس میں ہے، تھوڑا ختم ہو گیا. یہی ہے تھوڑا. یو پی میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں بہت مصیبت میں اس سمے ہیں. ہم بھوکے ہیں اور ہم یہی سرکار سے گزارش کرتے ہیں یا تو ہمیں گھر جانے کا ویوستھا کرے یا راشن واشن دینے کا ویوستھا کرے یا کام دلائے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گیا ہے. نہ یہاں کھانے کا ویوستھا ہے اور نہ گھر جانے کا ویوستھا ہے، نہ کام کرنے کا ویوستھا ہے. ہم 12 آدمی ہیں، کھانا کھانے کے تھوڑا کمی ہو رہا ہے. اب یہاں تو راشن جانا پڑتا ہے 8 کلومیٹر دور. اب وہ گاڑی بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم راشن لا سکے اور پیسے بھی نہیں ہیں. ہمیں یہی اپیل رہے گی ہمیں سرکار کوئی ویوستھا کرے یا گھر جانے کے یا راشن واشن دلوائے یا کام دلوائے. پلوامہ کے کچھ علاقے جو ہے یہاں متری گاؤں سائڈ میں روم بھی گیا تھا اور راستے میں دیکھا میں نے کہ یہاں باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں کچھ مزدوری کرنے کے لیے. مزدور پیشہ جو لوگ ہیں یہ یہاں کام پر لگے تھے. جو ہی لاک ڈاؤن ہوا تو ان کا راشن پانی سب ختم ہو گیا. اب ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. ادھر بڑا دن بھی آ رہا ہے. یہ اتر پردیش کے کچھ بندے ہیں تو انہوں نے روک کے مجھے بتایا کہ سر اس طرح بات ہے کہ یہااں ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اگر ہمیں پیسوں کا یا راشن کا کوئی انتظام ہو جاتا تو ہم بڑا دن اپنے وہاں یو پی میں گزارتے. یہ یو پی سے آئے ہیں. تو ایسے مزدور پیشہ لوگ بہت سارے ہیں یہاں پلوامہ میں. خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ پلوامہ سے باہر میں گیا نہیں ابھی تک، لیکن پلوامہ کے اندر جو میں نے دیکھا لاک ڈاؤن کی یہ صورت ابتر ہو گئی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں، خود جو گھر والے یہاں لوگ جو رہتے ہیں ان کے پاس راشن نہیں ہے تو وہ ان کو کہاں سے دیں گے. ان کے پاس سبزی کا انتظام نہیں ہے، دودھ کا انتظام نہیں ہے، پیسے کا انتظام نہیں ہے. اور جس کے پاس یہ کام کرتے تھے اس کو بلیں باندھ ہیں، وہ کہاں سے لائے گا. لیکن یہ بیچارے بہت پریشان ہیں. میں ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے کوئی کرایہ شرائع کا انتظام ہو جاتا، راشن کا انتظام ہو جاتا، اگر راشن کا انتظام ہو جاتا یہ ٹھہر جاتے.
अगर नहीं तो कम से कम इनको किराया शराया का इंतजाम होना चाहिए ताकि ये बड़ी ईद। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।